नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत करते हैं बजट के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया। उन्होंने सभी को खुश करने की कोशिश की है। सड़कों से लेकर सस्ते मकान तक की बात इसमें कही गई है, लेकिन फोकस स्वास्थ्य और किसानों पर रहा। इसकी वजह भी साफ समझ में आती है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो है इसे कुछ खास लोगों का बजट बता रहे हैं। The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement, if you are asking. And we are likely to end. आयकर से छूट के जरिए राहत की आस लगाए बैठे मिडिल क्लास को निराशा ही हाथ लगी। सरकार ने टैक्स के स्लैब जस के तस रखे हैं। 75 साल से ज्यादा के पेंशनधारियों को रिटर्न से राहत देकर सरकार ने आम आदमी से जुड़ाव दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपके वेतन से कटने वाले पीएफ के ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रावधान आपको परेशान कर सकता है। सस्ते मकानों पर लोन में 1 साल छूट और बढ़ा दी गई है। हालांकि बजट पर कोरोना और किसानों की छाप कुछ हद तक नजर आई। गेहूं किसानों के लिए 75,000 करोड़, धान किसानों के लिए 1,72,000 करोड़, दलहन खरीद के लिए 10,500 करोड़ रखे गए हैं। 16.5 लाख करोड़ कृषि कर्ज का लक्ष्य है और 100 और मंडियां इनाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी जाएंगी। बहुत डिमांड बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी कृषि क्षेत्र से आ रहा है या रूरल इंडिया से आ रहा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो बहुत जरूरी है कि कृषि क्षेत्र को भी ध्यान से देखा जाए। I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. बजट में स्वास्थ्य सेक्टर का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी इस बजट को जान जहान दोनों की चिंता वाला बजट बता रहे हैं। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। रक्षा क्षेत्र में आवंटन को लेकर बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव वाले राज्यों को हाईवे का तोहफा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर, तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ की लागत से 3,500 किलोमीटर, केरल में 65,000 करोड़ की लागत से 1,100 किलोमीटर और असम में अगले 3 साल में 1,300 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है। एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक क्षेत्र में है तो जनता उसके मातहत है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खराब सेवा दे, खूब लोड शेडिंग करे, खूब वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो, जनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चॉइस नहीं, कोई दूसरा नहीं। अब हम कर रहे हैं नहीं, एक क्षेत्र में एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रह सकती हैं, काम कर सकती हैं। हम दरवाजा खोलने जा रहे हैं। जो बेहतर सेवा देगा जनता उसको चुनेगी, जैसे मोबाइल में है। I propose to amend the Insurance Act 1938. बीमा क्षेत्र में 74% विदेशी निवेश का प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर उठ रहे सवालों पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इसमें विवाद जैसी क्या बात है। डिसइन्वेस्टमेंट तो पहले कई सरकारों ने किया है, लगातार किया है। ये तो कई सरकारों की फिलॉसफी रही है और ये तो ओवरऑल कंसेंसस थ्रू आउट रहा है कि गवर्नमेंट में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। कोरोना के कहर से अर्थव्यवस्था को बचाने की जद्दोजहद में जुटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट सबका बजट बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या इस कोशिश में वो कामयाब हो पाई? अगले कुछ दिनों में अर्थशास्त्र के पंडित इसे साफ कर देंगे। दिल्ली में प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से मध्यम वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें कुछ खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही कोविड योद्धाओं के लिए कुछ खास ऐलान हुआ। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पा देसाई को उम्मीद थी कि कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टरों ने परेशानी झेलते हुए लोगों की सेवा की, उसे देखते हुए डॉक्टरों के लिए बजट में कोई ऐलान जरूर किया जाएगा।
स्वास्थ्य के लिए वित्त मंत्री की ओर से ऐलान तो जरूर किया गया, लेकिन जिस राहत की उम्मीद कोविड योद्धा कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिला और उसे लेकर वो मायूस नजर आए। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी डॉक्टर्स के लिए बहुत सहूलियतें दी जाएगी, उनको लोन में काफ़ी रियायतें दी जाएगी, उनको जो सेटअप करने हैं या वेलनेस सेटअप जो बोल रहे हैं, जो आज सीतारमन जी ने भी बोला कि हम हेल्थ लेबोरेटरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेल्थ लेबोरेटरी के ऊपर भी डॉक्टर्स तब करेंगे जब उनको कुछ सब्सिडाइज मिलेगा, जब उनको कुछ डिग्री के ऊपर लोन मिलेगा। कोरोना काल के बाद पेश किए गए इस बजट से आम आदमी जिस राहत की यहाँ उम्मीद कर रहा था उसे लेकर कई लोगों को मायूसी भी हुई। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, न ही कोई अतिरिक्त टैक्स छूट का तोहफा मिला। सरकार ने इनकम टैक्स रिबेट की भी घोषणा नहीं की, लेकिन 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। कोरोना में स्कूल के सब ऑनलाइन क्लासेस थे। ऑनलाइन क्लासेस में आपको टैब, कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत थी। उसका रेट तो अभी उल्टा बढ़ा दिया, उल्टा कम करना चाहिए था। उस समय जो था वो बहुत ही क्रिटिकल समय था, जिसमें कि बहुत लोगों के सैलरी मतलब घर पे बैठे हैं, किनके पास पैसा नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाए। घरेलू जो सिलेंडर है तो उसका भाव तो बढ़ते ही जा रहा है, तो बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है। कोविड की वजह से हमें टेक्नोलॉजी का जितना इम्पोर्टेंस महसूस हो रहा है ना, तो जैसे सिटी में सभी लोगों को वो ठीक है, इंटरनेट है, काफ़ी तरह से लोग ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर गांव में जाओ, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क का बहुत इशू मैंने देखा है। मैंने गांव में देखा है कि महिलाओं के साथ हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा था। लास्ट 7-8 मंथ से हम लोग उनके साथ बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? सरकार कह रही है कि जो ऐलान इस बजट में किया गया है उसका फायदा लोगों को आने वाले सालों में होगा, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग जो कोविड के बाद से ही परेशान हैं और जिन्हें उम्मीद थी कि बजट के बाद चीजें सुधरेंगी, उनमें से एक बड़े वर्ग को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी और मध्यम वर्ग को उम्मीद थी कि इस बजट में टैक्स में कुछ कटौती होगी, जिससे उन्हें खर्च करने के लिए पैसा मिलेगा और उन्हें राहत भी होगी, जिसका फायदा न केवल लोगों को बल्कि भविष्य में अर्थव्यवस्था को भी होता था। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं और कोविड काल के बाद भी जो आम आदमी और मध्यम वर्ग है वो मायूस नजर आ रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इस बजट पर किसानों के आंदोलन से जुड़े स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव का कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। सर, बजट से किसानों को उम्मीद वैसे में लग रहा था कि कम थी, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है? सरकार कह रही है हमने 1.5 गुना तक आय बढ़ा दी है, तमाम दावे कि हमने बहुत ज़्यादा खरीद की है, इस बार धान की भी, गेहूं की भी, दाल की भी, तमाम दावे किए हैं सरकार ने। ऐसे पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, ऐतिहासिक किसान आंदोलन। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए थी कि सरकार इस बजट में तो कम से कम किसान के लिए कुछ ज़्यादा करेगी। डायलॉग हो गए, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि कृषि पे बजट घटा दिया गया है इस साल। पिछले साल 1,54,000 करोड़ रुपए था, इस साल घटा के 1,48,000 करोड़ रुपए कर दिया है। पीएम किसान जो जिसका नाम लेते हुए थकते नहीं है, उसका बजट 75,000 करोड़ से घटा के 65,000 करोड़ कर दिया गया है। किसान को एमएसपी दिलवाने के लिए जो 3 योजनाएं हैं, तीनों योजनाओं का बजट घटा दिया गया है। मनरेगा का बजट घटा दिया गया है। और जो बात करते हैं किसान को लोन दिलवाने की, उस लोन में सरकार का जो हिस्सा है वो भी घटा दिया गया है। ये सच्चाई है। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सर, एक और चूंकि अब आंदोलन से जुड़ा सवाल, लेकिन सर अब इतने बैरिकेड्स हो गए, गाजीपुर में भी, सिंघू बॉर्डर पर भी तमाम तरीके से रोका जा रहा है, उसको लेकर के क्या आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि हमने देखा है गाजीपुर में कीले लगा दिए गए हैं, कंक्रीट डाल दी गई है और इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। सारा हरियाणा टूट पड़ा है, आ रहा है। कितनी कीले लगाओगे, कितने बैरिकेड लगाओगे, देख लेंगे। हाँ, अब दिक्कत क्या हो रही है? बैरिकेड लगाने से आगे से आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? तमाम दिक्कत है। बिजली, पानी की दिक्कत आ रही है, बहुत सीवियर बिजली की दिक्कत आई है तमाम। और हमारे साथियों को और आप मीडिया के साथियों की तो बिल्कुल आफत आ गई है। लेकिन सच को किस तरह से दबाएंगे? इंटरनेट की हमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत मुश्किल से आपस में एक दूसरे संवाद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच को कितना दबाओगे, कैसे दबाओगे, देख लेंगे।
और बजट पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट उदय शंकर ने NDTV से बात की है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ बात करने के लिए फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV पर। कोरोना काल का पहला बजट था ये, किस तरह से आप इसको रेट कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? मेरा मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया बजट है। आज सुबह जब सब लोगों को उम्मीद थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो एक बहुत अच्छा बजट देंगी, लेकिन सबके दिल में डर था कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इतनी मुश्किल गवर्नमेंट के सामने थी, डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ा था। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही रेडिकल और बोल्ड बजट दिया है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो आम नागरिक हो, उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं आए। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो, हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, चाहे वो नए आइडियाज़ ऑफ रिवाइविंग द इन्वेस्टमेंट साइकिल, चाहे वो फॉरेन वेल्थ फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आकर्षित करने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, रीट और इनविट के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है इस बजट में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सराहनीय प्रयास है कि सरकार टैक्स पेयर्स को ट्रस्ट करने की दिशा में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं कि जो आपके टैक्स रिटर्न 6 साल तक खोले जा सकते थे उनको घटा के 3 साल कर दिया गया। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा आम टैक्स पेयर्स के लिए। और वो जो एक सारे कोड्स को कंसोलिडेट करके एक कोड बनाया जाएगा, वो एक सराहनीय प्रयास है। तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में जहाँ की सरकार पे इतना ज़्यादा दबाव था, वित्त मंत्री ने एक बहुत ही शानदार बजट दिया है। सर, दबाव इस वजह से था कि कोरोना काल चल रहा था, तो जो हेल्थ बजट बढ़ाया गया उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और इसमें 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी एलोकेट किए गए हैं, 137% इंक्रीज किया गया हेल्थ बजट। ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। इस देश में हेल्थ सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो उतना हुआ नहीं है। और सरकार ने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया है। और अभी जो इतना सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट है, हमारे सदस्य भी कह रहे हैं फिक्की के कि वो सोच रहे थे कि आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा एलोकेशन होगा और इतने सारे ठोस सुझाव और ठोस कार्यक्रम होंगे, ये उनको भी उम्मीद नहीं थी। तो ये बहुत सराहनीय है। तो बस एक आखिरी सवाल, अब जब 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए एलोकेट कर दिए हैं इसके अंदर, तो ऐसा लगता है कि सेंटर वैक्सीन पे खर्चा करेगा, शायद स्टेट्स को पे बर्डन नहीं आएगा। तो क्या स्टेट्स को वो जो पैसा वैक्सीन के लिए खर्च करना पड़ सकता था, क्या वो और हेल्थ में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए उनको? ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि अभी वैक्सीन पर कुल कितना खर्चा आएगा। और ये साफ बात जाहिर होती है कि सेंटर ने ये दिखाया है कि सेंटर आगे बढ़ के कदम उठा के और वैक्सीन अक्वायर करके लोगों को दिलाने की दिशा में बहुत ठोस कदम उठा रहा है और केंद्र सरकार उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हद तक ले रही है। लेकिन पूरे देश को वैक्सीन देने के लिए इससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खर्चे की ज़रूरत होगी। तो सारे सूत्रों को इसमें लगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिल्ली के जिन बॉर्डर्स पर किसान धरना दे रहे हैं, वहां दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर लोहे की कीलों से लेकर बैरिकेड्स पर सीमेंट तक लगा दिए हैं। मंगलवार तक इंटरनेट भी बंद रहेगा। ऐसे में किसानों को किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, सौरभ शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने सड़क खोदकर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगा दी हैं, ताकि किसान दिल्ली में न घुस आए और ना ही दिल्ली से कोई उन तक पहुंच सके। दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडों के बीच सीमेंट भी डाल दी है। न अब कोई किसान प्रदर्शन स्थल तक दिल्ली से पैदल पहुंच सकता है और ना ही कोई पैदल यहां से बाहर आ सकता है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने तलवारों से मुकाबला करने के लिए लोहे की तलवार जैसी दिखने वाली लाठियां भी तैयार कर ली हैं। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट ठप रहा, जिसकी वजह से प्रदर्शन पर बैठे किसान आज प्रस्तुत किए गए बजट को नहीं देख पाए। बीच बीच में बिजली कटौती भी जारी है, जिससे लंगरों पर लगी मिक्सी और पानी की मोटरें भी चल नहीं पा रही हैं। सरकार से लारे ला रही है और कुछ नहीं।
इंटरनेट के बजट देख पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाए। क्यों? नेट चल नहीं रहा, कहाँ देखें? हमारे को टीवी नहीं है, कुछ पेपर नहीं, कुछ नहीं है। आपको पता नहीं चलता है क्या हुआ? नहीं, कई बार किसको हमें कॉल करते हैं, कोई कॉल भी नहीं लगता। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद भी सिंघू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसानों का आना जारी है। राकेश टिकैत के आंसुओं का ये जबरदस्त असर है कि सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों से ज्यादा हरियाणा और यूपी के किसान पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने के लिए घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। आप कहां से हैं? गाँव लुहारी जी, तहसील बड़ौत, जिला बागपत। तो यहाँ पर आए सिंघू बॉर्डर पर? हाँ, किसानों के हक में। किसानों के हक में आए हैं? हाँ जी। और कब तक रहेंगे? बहुत काफी दिन तक, जब तक धरना रहेगा जब तक रहेंगे। क्या भावना हुई कि आप लोग आ गए यहाँ पर बड़ौत से चल? भावना ये किसानों के लिए बहुत गलत हो रहा है काम। आप हरियाणा से आए हैं? सोनीपत से। सोनीपत से आए आप? गड्डी। कब आए? 3 दिन हो गया है। 3 दिन हो गए। और राकेश टिकैत जी का जो भावुक हुए हैं उनके? ठीक है। हाँ, ठीक। एक नंबर का काम हो। हरियाणा से आ रहे हैं? हरियाणा से काफी लोग आ रहे हैं लगातार। काफी लोग आ रहे हैं, काफी। 150 गाड़ियाँ आ रही हैं आपकी? 150 गाड़ियाँ ट्रैक्टर आ रहे हैं हमारे। लोहे की कांटों वाली तारें बताती हैं कि दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर पुलिस की तैयारी कितनी जबरदस्त है। किसान कहीं आगे ना आ जाएं, इसकी तैयारी पूरी तरीके से कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तारों से, इन बैरिकेड से जो तमाम सुविधाएं किसानों तक पहुंच रहे थे, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रसद हो, उसमें समस्या जरूर आ रही है। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ट्विटर ने आज 250 ट्विटर अकाउंट्स पर रोक लगा दी है। इन अकाउंट्स के जरिए एक हैशटैग के साथ ट्वीट किए गए थे, जिसके बाद इन अकाउंट्स पर रोक लगी है। हालांकि बाद में कुछ अकाउंट को रिस्टोर कर दिया गया। जिस हैशटैग को लेकर ये अकाउंट ट्वीट कर रहे थे वो था हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड। इन सभी ट्विटर अकाउंट पर सब कुछ ब्लॉक था और अकाउंट विरेल्ड यानी कि रोका गया लिखा आ रहा था कि कानूनी एजेंसियों की मांग पर आपके अकाउंट को रोका गया है। जिन अकाउंट को रोका गया था उनमें कारवां मैगजीन, सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम का अकाउंट और किसान एकता मोर्चा का अकाउंट भी शामिल था। बाद में इनमें से कुछ अकाउंट को रिस्टोर कर दिया गया। और आम लोगों के लिए फिर से शुरू हो चुकी है मुंबई लोकल। पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और करीब 10 महीनों के बाद मुंबई की लोकल आम लोगों के लिए शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन ट्रेनों में 13 से 14 लाख यात्रियों की संख्या बढ़ी हुई नजर आई। घाटकोपर में रहने वाले ताराचंद पेशे से सेल्समैन हैं। 10 महीने बाद पहली बार आम मुंबईकर को लोकल ट्रेन से सफर करने की इजाजत मिली है, तो लॉकडाउन के बाद पहली बार ट्रेन पकड़ने आए हैं। बाय बस थ्रू ट्रैवल कर रहा था मैं। हाँ, जैसे मुझे डोंबिवली जाना हो रहा था तो 3 से 4 घंटे लग जा रहे थे खाली बाय बस पहुँचने में। और एसटी की बसें डायरेक्ट डोंबिवली के लिए थी नहीं और बीएसटी की बसें पहले से ही नहीं थी। या तो कल्याण जाओ या तो थाना जाओ, फिर वहाँ से चेंज करके डोंबिवली जाओ। बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। ताराचंद जैसे लाखों लोग हैं जिन्हें कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद पहली बार लोकल गाड़ी में सफर करने का मौका मिला है। लिहाजा मुंबई के स्टेशनों पर लोकल गाड़ियों में जिंदगी फिर से लौट रही है। मुंबई में लोकल आज से सभी के लिए शुरू हो गई है, यानी कि आम आदमी भी अब लोकल में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन समय का कुछ बंधन है। सुबह 7 बजे के पहले, दोपहर में 12 से 4 और फिर रात में 9 बजे के बाद। आम लोगों में 10 महीने बाद लोकल गाड़ी से यात्रा करने की खुशी के साथ समय के बंधन को लेकर नाराजगी भी दिखी। टाइम बदली करना चाहिए, मीन्स हम लोग को तकलीफ होते बहुत, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो हम लोग को रेगुलर जाने का आने का और टाइमिंग का हिसाब से देगा तो अच्छा। कहाँ रहते हैं? काम क्या करते हैं? तो अभी कहाँ जा रहे हैं? आज जा रहे हैं। इसके पहले गए ही नहीं या बस वगैरह से? बस से सफर किया लेकिन वो नहीं जमता। मुंबई में लोकल ट्रेन से सफर की अहमियत और आम आदमी की मजबूरी देख रेल प्रशासन अभी नरम रुख अपनाए हुए है। अभी तक जो सीमित संख्या में एंट्री एग्जिट्स थे उनको हमने आज से जितने भी ऑथराइज स्टेशन के एंट्री एग्जिट है उनको ओपन कर दिया है। जितने लिफ्ट, एस्केलेटर्स और एफओबीज है उनको ग्रेडेड मैनर में ओपन करें ताकि क्राउड या गैदरिंग कहीं स्टेशन पर न हो। इसके अलावा जो टिकट विंडोज़ है जिस सीमित संख्या में थी उसको हमने सारी टिकट विंडोज जो है आज हमने खोल दिए। लोग तो बढ़ गए हैं, ट्रैवल के लिए लोग तो बढ़ गए हैं और हमें जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायतें मिली हैं उन हिदायतों के तहत हम
अपनी तरफ से कोऑपरेशन और सारी सुविधाएं करने की प्रयास कर रहे हैं। मुंबई लोकल में लॉकडाउन के पहले तक 80 लाख के करीब लोग रोजाना सफर करते थे। लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से मिली छूट के बाद पिछले सप्ताह तक यात्रियों की संख्या 19 लाख तक पहुंची थी, जो अब तेजी से बढ़ती जा रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।